تاکہ लाइन ऑफ क्रोदल के मुहाफिज और हमदर्द एजेंट वहीं उलझे रहें। उनका दायरा तहकीक लाइन ऑफ क्रोदल की आबादियों से कभी बाहर ना निकलने पाए और इस मोहलत से फ़ायदा उठाकर वो अपना काम कर जाए। लाइन ऑफ क्रोदल में हर मुहाफिज या उनके हमदर्द मसरूफ़ रहें और उन एजेंटों ही को तलाश करते रहें जो उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। असल काम तो स्टीफन ब्रैकोटा बोनिका में बैठकर कर रहा है। ये है वो तमाम तफसीलात, वो आतशी बुत जो बोनिका कबीले के एक चौक में नस्ब किया गया है। अजीब व गरीब सिफात का हामिल है। हर महीने की एक मखसूस रात को वो खुद ब खुद रोशन हो जाता और उससे शुआएं फूटने लगती हैं। उस रात को कबीले के लोग वहाँ इबादत के लिए आते हैं। यूं समझ लो कि बोनिका अब एक मुकद्दस मुकाम बन चुका है। आसपास के तमाम कबीले उसे एहतराम की निगाह से देखते हैं। लाइन ऑफ क्रोदल की जानिब से अगर उसके खिलाफ कोई बड़ी फौजी कार्रवाई भी की गई तो वो आसानी से उसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे। लेडी के इंकिशाफ ने हमारे होश उड़ा दिए थे। ये काम जिस कदर आसान समझ लिया गया था दर हकीकत उतना आसान नहीं था। स्टीफन ब्रैकोटा के बारे में भी मेरे तमाम अंदाजे गलत साबित हुए। वो मेरी तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा खतरनाक आदमी साबित हुआ। उसने खुद को यहाँ इस कदर मजबूत कर लिया था कि अब उसके खिलाफ काम करना आसान नहीं रहा था। लेकिन ये लेडी ने तमाम तफसीलात बताकर हमारी जितनी मदद की थी उसका हमारे पास कोई बदल नहीं था। अब गोया हमारा सफ़र एक तरह से रुक गया था क्योंकि हम 4 अफराद स्टीफन ब्रैकोटा के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते थे। इस सूरत-ए-हाल के पेश नज़र हमारी कैफियत का अजीब ही एहसास था। ये भी अच्छी बात थी कि स्टीफन ब्रैकोटा हमारे बारे में इस गलतफहमी का शिकार था कि हम अपने साथ लोगों का लश्कर लेकर चले हैं। अगर वो इस गलतफहमी का शिकार ना होता तो हमें तो वाकई आसानी से किसी भी जगह मारा जा सकता था। हम देर तक खामोश रहे। हर शख्स अपने अपने तौर पर सोच रहा था और उसके बाद हमने लेडी का नहायत खुलूस से शुक्रिया अदा किया और उससे कहा कि अब जबकि उसने स्टीफन ब्रैकोटा के बारे में ये मालूमात हमें फराहम कर दी हैं तो उसका अपना क्या प्रोग्राम है। क्या वो वापस स्टीफन ब्रैकोटा के पास जाना चाहती है या फिर उसके जहन में कुछ और है। दरअसल कैनस अजीब व गरीब हालात का शिकार होकर ब्रैकोटा के चुंगल में फंसी थी और जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं सिर्फ अपनी बहन की वजह से उन लोगों की आलाकार बनी थी, लेकिन मैंने मुजरिमों को इस गुरोह से हमेशा नफरत की है। ये दूसरी बात है कि बेशुमार मौक़ों पर मुझे खुद भी उनके साथ काम करना पड़ा है, लेकिन मेरी दिली आरज़ू है कि किसी तरह कैनस को उनके चुंगल से निकाल कर ले जाऊं। अगर आप लोग इस सिलसिले में मेरी कोई मदद कर सकते हैं तो ये आपका हम दोनों पर एक और एहसान अजीम होगा, वरना मुझे मेरी तकदीर पर छोड़ दीजिए। आखिरी जुमला उसने बड़े ही अफसुर्दा लहजे में कहा था। हमसे सिर्फ इतना ही कह सकते हैं मिस लेडी कि आपके इस एहसान के बाद हम सब आपके बेहद ममनून हैं और आप जो कुछ भी हमसे चाहेंगी उसे पूरा करना हमारा फ़र्ज होगा। अगर आप अफ्रीका से निकलना चाहती हैं और किसी ऐसे खित्ते में पनाह लेना चाहती हैं जहां स्टीफन ब्रैकोटा की पहुंच ना हो सके तो आप हमें बताइए, हम आपको वहां पहुंचाने का बंदोबस्त कर देंगे। लेडी खामोश निगाहों से मुझे देखती रही, फिर उसने आहिस्ता से कहा, अगर मुझे एशिया के किसी हिस्से में आप लोग भिजवा सकते हैं तो मैं महसूस करती हूँ कि वहाँ मैं अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकूँगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप लोग किसी मज़ीद मुसीबत में गिरफ्तार हो। नहीं मिस लेडी, आपके बारे में यकीनन बेहतर अंदाज में सोचा जाएगा। आप ज़रा कैनस की देखभाल करें, हम लोग आपस में मशवरा करते हैं। वैसे ये जगह महफूज तो है ना? हाँ, अगर मुझसे रब्ता कायम किया गया तो मैं उन्हें गलत रास्ते पर डाल दूंगी। आप लोग इत्मीनान रखिए, मैं आप लोगों का मुकम्मल तौर पर साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेडी ने कहा और उसके बाद हम उठ गए। गार के एक दूर अफ्तादा गोशे में बैठकर प्रोफेसर जोनाथन ने मेरी तरफ देखा और फीकी सी हंस पड़ा। कहिए मिस्टर अली, अब क्या इरादा है आपका? बिसात ही पलट गई है मिस्टर जोनाथन। यूं समझ लीजिए कि हमारी खुशकिस्मती ने हमें रास्ते ही में रोक लिया। अगर हम ब्रैकोटा के बारे में मालूमात हासिल करते हुए फर्ज कीजिए बोनिका पहुंच भी जाते तो हमारा क्या असर होता। हम सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। प्रोफेसर ने जवाब दिया, मेरा अपना मशवरा ये है कि अब जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके हम यहाँ से वापस निकल चलें। हमें खुशबख्ती से स्टीफन ब्रैकोटा के बारे में ऐसी मालूमात हासिल हो गई हैं जो इंतहाई कारआमद है, लेकिन इस सिलसिले में हम बाकायदा दूसरों की मदद हासिल किए बगैर कुछ नहीं कर सकते। चुनाचे बेहतर यही है कि आप वापसी का सफ़र करें और इस सिलसिले में आला हुकाम को इतला दें। लाइन ऑफ क्रोदल के सिलसिले में सिर्फ कोई एक तंजीम नहीं बल्कि बेशुमार अरब ममालिक दिलचस्पी ले रहे हैं और उसकी बका चाहते हैं। चुनाचे इस मुश्तरका मसले के हल के लिए मुश्तरका तौर पर ही कोई मिशन तरतीब देना होगा और ये सब कुछ आसान नहीं होगा
चुनाचे अब इस सिलसिले में आज सरे नो गौर करना पड़ेगा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, वो अफ्रीकी कबाइल जिनके दिलों में लाइन ऑफ क्रूजल के लिए नफरत डाली गई है, कोई फौरी कार्रवाई नहीं कर सकते। ताहम अगर कोई ऐसी कोशिश की भी गई तो उसके लिए ज़रूरी है कि लाइन ऑफ क्रूजल का आला पैमाने पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक, हम आपसे 100% मुत्तफिक हैं। बस तो फिर ठीक है, वक्त ज़ाया किए बगैर लेडी वगैरह की मदद से यहाँ से निकल जाने का बंदोबस्त किया जाए। वैसे क्या आप किसी ऐसे मुख्तसर तरीन रास्ते की निशानदेही कर सकते हैं प्रोफेसर, जो हमें जल्द अज जल्द लाइन ऑफ क्रूजल की किसी आबादी तक पहुँचा दे? उसके लिए मुझे कुछ काम करना होगा। वैसे लेडी से भी गुफ्तगू कर लेते हैं, मुमकिन है वो हमारी रहनुमाई कर सके, प्रोफेसर ने जवाब दिया। थोड़ी देर के बाद हमारी ये मीटिंग बर्खास्त होगी और एक बार फिर हमें लेडी से रुजू करना पड़ा। प्रोफेसर ने उससे दरियाफ्त किया, मिस लेडी, क्या तुम हमें बता सकती हो कि यहाँ से लाइन ऑफ क्रूजल की करीब तरीन आबादी कौन सी है? जिस इलाके में आप लोग मौजूद हैं प्रोफेसर, यहाँ से लाइन ऑफ क्रूजल की सबसे पहली आबादी भी बहुत फासले पर है, लेकिन अगर हम थोड़े से दुश्वार गुजार रास्ते इख्तियार करें तो हमारे ये सफ़र मुख्तसर हो सकता है। अलबत्ता हमें इस बात का खदशा मुसलसल रहेगा कि वो लोग हमारा पीछा करेंगे, और अगर मैं उनसे राब्ता कायम ना कर पाऊँ तो फिर इस सिलसिले में मज़ीद मुश्किलात दरपेश होंगी। तो फिर क्यों ना हम अकल से काम लें, मिस लेडी, प्रोफेसर ने कहा। वो किस तरह? मैं तो कह चुकी हूँ कि आपसे हर तरह से ताउन करने के लिए तैयार हूँ। क्या आप बाकायदा ट्रांसमीटर पर उन लोगों से राब्ता कायम करती हैं? नहीं, लेकिन अगर कोई अहम मसला होता है तो फिर मुझे उनसे रुजू करना होता है। तो अभी हमें यहाँ से सफ़र का आगाज़ कर देना चाहिए, और जैसा कि आपने कहा कि अगर हम दुश्वार गुजार रास्ते इख्तियार करें तो हमारा ये सफ़र मुख्तसर हो सकता है। हम कौन सी आबादी तक पहुँच सकते हैं? एक्वाइन नामी जगह सबसे करीब पड़ेगी, लेडी ने कहा। कमाल है, आपको वाकई बेहतरीन मालूमात हासिल हैं। सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि यहाँ स्टीफन ब्रैकोडा के लिए काम करने वाले हर फर्द को, लेडी ने जवाब दिया। तो फिर आप जिस वक्त मुनासिब समझे उनसे राब्ता कायम करके उन्हें इतला दे दें कि हम किस पोजीशन पर हैं। बस उन्हें गलत इतलात फराम करती रहें और उसके लिए मनसूबा बंदी कर ली जाएगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन अगर यही ख्याल है तो हमें आराम करने की बजाय सफ़र का आगाज़ कर देना चाहिए। इस दर्रे से निकलने के बाद हमें एक अजीबोगरीब पहाड़ी सिलसिले से वास्ता पड़ेगा, लेकिन अगर हम उसे अबूर करने में आसानी से कामयाब हो गए तो इतना सफ़र पूरा कर लेंगे जितना 5-6 दिन की काविशों के बाद किया जा सकता है। लेडी जो कुछ कह रही थी उसमें अब जर्रा बराबर भी झूठ का शायबा नहीं था। इस बात पर भी गौर किया गया कि कहीं लेडी को किसी गहरे मंसूबे के तहत हमें गलत रास्ते पर तो नहीं डाल रही, लेकिन अब इसकी गुंजाइश नहीं थी। तमाम तैयारियां आन की आन में मुकम्मल कर ली गई और उसके बाद हम घोड़ों पर सवार होकर बर्क रफ्तारी से उस दर्रे के इख्तिताम की तरफ चल पड़े। मेरे ज़हन में अजीबो गरीब ख्यालात आ रहे थे। दर हकीकत इस बार मुझे अपने इस मिशन में मुकम्मल तौर पर नाकामी हुई थी और इस नाकामी का एहसास मेरे ज़हन के हर गोशे में मौजूद था। स्टीफन ब्रैकोडा दर हकीकत ऐसा नरम चारा नहीं था जिसे आसानी से खा लिया जाता। ताहम अब हम एक बड़े राज का इंकिशाफ करने जा रहे थे और ये बहरहाल हमारे शब रोज की मेहनतों और बेहद जिद्दोजहद का नतीजा था। एनक्वाइन तक का सफ़र अंदेशों और वसवसों के दरमियान मिले हुआ था, लेकिन इसी दौरान ये अंदाजा भी हो गया था कि लेडी बेपनाह सलाहियतों की मालिक है। अफ्रीका उसे इस तरह अजबर था कि शायद ही किसी अफ्रीकी बाशिंदे को इससे ज़्यादा मालूमात हासिल हों। उसके बरक्स कैनस दरमियानी तबीयत की मालिक थी और किसी भी बात को संजीदगी से नहीं लेती थी। उसकी वजह शायद उसका बड़ी बहन पर बेपनाह एतमाद था। बुड से उसकी गहरी दोस्ती हो गई थी और बुड ऐसे मामलात में कमाल रखता था, लेकिन शायद ये दोस्ती सिर्फ दोस्ती की हदूद में ही थी, क्योंकि कैनस अपनी फितरत के मुताबिक उसे भी बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देती थी। लेडी हमारी रहनुमाई करती रही, लेकिन उसके बावजूद प्रोफेसर जोनाथन ने उस पर मुकम्मल इन्हिसार नहीं किया था। वो अपने तौर पर अपने ज़राए से रास्तों के बारे में अंदाज़ा लगा रहा था और उसी बुनियाद पर लेडी पर एतमाद कायम होता जा रहा था। मैं दौरान सफ़र अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा था, वहीं ज़हनी तौर पर लेडी के बयान और स्टीफन ब्रैकोडा पर भी गौर करता रहा था। दिल में वसवसे आते तो अपने आप को ये कहकर मुतमईन कर लेता कि बहर तौर मैं भी इंसान हूँ और सुपर नेचुरल कुव्वतें नहीं रखता। मुवाफिक हालात मुझे कामयाबी अता करते हैं, लेकिन नामुवाफिक हालात भी तो हो सकते हैं। अब ज़रूरी तो नहीं था कि स्टीफन ब्रैकोडा मेरे मुकाबले में चूहा साबित होता। वो ज़बरदस्त तैयारियों के बाद लाइन ऑफ क्रूजल के मुकाबले पर आया था। मैंने ये फैसला भी किया था कि लाइन ऑफ क्रूजल की किसी आबादी तक पहुंचने के बाद ये तमाम सूरत हाल उन लोगों के सामने रख दूंगा और साफ साफ कह दूंगा कि आइंदा हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार रहा जाए।
हालात कोई भी रुख इख्तियार कर सकते हैं। हर चंद के मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के सिलसिले में कोताही नहीं बरत रहा था, लेकिन हासिल शुदा मालूमात के तहत मैं तनहा स्टीफन बराकोडा पर काबू नहीं पा सकता था। हमारे ये सफर अफ्रीका की दिलचस्प रवायतों के साथ जारी रहा। वापसी के रास्ते में बहुत से ऐसे वाकयात भी पेश आए जो परेशानी और दुश्वारी का बायस बने, लेकिन सफर जारी रहा। फिर एक दिन मैकनो ने ऐलान किया कि हम एक्वाइन के करीब हैं। मैकनो का एक्वाइन से गहरा ताल्लुक था और वो उसके अतराफ में बहुत दूर दूर तक के इलाके पहचानता था। चुनांचे उसने एक आबशार की जानिब इशारा करते हुए कहा, वो ग्रीन फॉल है। कुर्बजवार के सरसब्ज इलाके का अक्स पहाड़ों से बहते आबशार के ऊपर पड़ता है तो उसका रंग गहरा सब्ज महसूस होता है। आप जरा उस सिमत आकर देखिए। मैकनो का कहना दुरुस्त ही था। हम सब ने पहाड़ों से गिरते हुए सब्ज पानी को देखा। उसके साथ ही मैकनो ने यह ऐलान किया कि उस आबशार वाले पहाड़ के पीछे एक्वाइन आबाद है। थोड़ा सा फासला एक दर्रे से गुजरकर तय करना होता है। हमारी रफ्तार खुद ब खुद तेज हो गई थी। सब्ज आबशार की उसी वादी को तय करने के बाद हम दर्रे में पहुंच गए और जब यह दर्रा खत्म हुआ तो हमने प्याला नमा वादी में एक्वाइन को आबाद देख लिया। लेडी ने गहरी सांस लेकर कहा, खुदा का शुक्र है कि मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में कामयाब हो गई। एक्वाइन में दाखिला बड़ा सिनसनी खेज था। यहाँ मैकनो हमारा सरबना बना और थोड़ी देर के बाद हम आबादी के एक खूबसूरत मकान में पहुंच गए, जिसके गिर्द मौजूद मुहाफिजों ने तलाशी लिए बगैर हमें अंदर नहीं जाने दिया था और वो तमाम चीजें जो इस वक्त हमारे पास मौजूद थी मुहाफिजों के कब्जे में पहुंच गई। हमने उस पर एतराज नहीं किया। नए अहकामात के तहत हर शख्स को कानून की पाबंदी करना होती थी। चुनांचे सिर्फ जिस्मों पर लिबास ही लेकर हम उस मकान में दाखिल हुए थे। मैकनो यहाँ काफी असर और रसूख रखता था और ये उसी की कोशिश थी कि बहुत जल्द हमारा राब्ता दूसरी जगहों से कायम हो गया। उस टीम के सरबराह की हैसियत से मुझसे सवाल किया गया कि क्या मैं एक्वाइन ही में क़याम करूंगा या लाइन ऑफ करोदर की किसी और आबादी में जाना चाहूंगा, जिसके जवाब में मैंने कहा कि आगे का सफर अभी नहीं किया जा सकता, तब मेरी वापसी की इतला मुतलका अफराद को दे दी जाए। सहराए आदम के उस तवील तरीन और दुश्वार सफर के बाद यह आराम का जन्नत महसूस हो रही थी। हमें खाने पीने की बेहतरीन चीजें फराम की गई। मैकनो अलबत्ता हमारे साथ नहीं था, जबकि बाकी तमाम अफराद उसी मकान में मौजूद थे। शाम को 7:30 बजे मुझे किसी की आमद की इतला मिली और यह बताया गया कि मेरा कोई शनासा मुझसे मिलना चाहता है। मैं मकान के बैरूनी हिस्से में निकल आया, जहाँ मुलाकातियों के लिए नशिस्त गाह थी। यहाँ साइका माइलर और मसूद तला को देखकर मेरी आंखों में मुसरत के चिराग जल उठे। दोनों ही मुझसे लिपट गए थे। मैंने उनकी इस मोहब्बत का जवाब उसी शफकत से दिया था जो किसी बुजुर्ग के दिल में हो सकती है। मेरा हाथ साइका के सर पर पहुंच गया था। तुम लोग यहाँ? मैंने मसरूर अंदाज में सवाल किया। हमें अफसोस है मिस्टर अली कि हमें आपकी आमद की इतला नहीं मिल सकी। दरअसल मैकनो को भी नहीं मालूम था कि हम लोग एक्वाइन में रह रहे हैं। मसूद ने कहा, क्या तुम लोगों ने एक्वाइन में मुस्तकिल ठिकाना बना लिया है? हाँ, आबो हवा और कुदरती मनाजर के लिहाज से एक्वाइन बेमिसाल है और मेरी बीवी ने इसको अपने मुस्तकिल क़याम के लिए मौजू तसव्वुर किया है। मसूद तला ने जवाब दिया। साइका माइलर, जिसका इस्लामी नाम आयशा रखा गया था, मुस्कुराते हुए बोली, और अब जब ये मालूम हुआ कि आप एक्वाइन आए हैं तो हमारे लिए नागजीर हो गया कि आपको एक लम्हा भी कहीं और रहने दिया जाए। चुनांचे आप फौरी तौर पर हमारे साथ चलिए। मैंने मसूद तला को देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, तुमने अपनी बीवी को अभी तक सूरत हाल की नज़ाकत का एहसास नहीं दिलाया। आयशा को बताओ कि मेरे साथ दूसरे लोग भी हैं और तमाम लोगों को तुम्हारी रिहाइशगाह में नहीं रखा जा सकता। ये बात नहीं मिस्टर अली, मैं यहाँ इंचार्ज की हैसियत से मुकीम हूँ। मेरी रिहाइशगाह बहुत वसी व अरीज है और हम बआसानी आपके तमाम साथियों को अपने यहाँ जगह दे सकते हैं। चुनांचे उन तमाम लोगों को साथ लेकर आप हमारे यहाँ चलिए, हमें दिली मुसरत होगी। मैकनो से बात हुई है? मैंने सवाल किया। मैंने उससे कह दिया था कि अपनी मसरूफियत से फारिग होने के बाद वो मेरी रिहाइशगाह पर पहुँच जाए। अब उससे मुलाकात और तफसीली बात वही हो सकती है, मसूद तला ने कहा। तब फिर मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारा सामान मुआवजों के पास मौजूद है। एहतियात से उस सामान को हासिल कर लो, वह सब कुछ हो जाएगा, आप बस तैयारियां कीजिए। मैंने चल नमाज के बाद प्रोफेसर जोनाथन बूढ़ वगैरह को अपने कमरे में बुला लिया। कैरस और लेजी भी उनमें शामिल थी। मसूद तला हम सबको लेकर अपनी रिहाइशगाह की जानिब चल पड़ा। एक पहाड़ी के दामन में एक बहुत ही खूबसूरत मकान जो लकड़ी के तख्तों और स्तूनों से बना हुआ था नजर आया। उसकी तरफ में हसीन सब्जादार था। खूबसूरत फलों के तख्ते जगह जगह नजर आ रहे थे। इस मकान में मसूद तला और आयशा की रिहाइश थी। मकान दर हकीकत बहुत वसी था और मुझे अपने साथियों के साथ यहाँ क़याम में कोई परेशानी नहीं हो सकती थी।
हम लोगों के मकान के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गए। रात का खाना हम सब ने मिलकर मसूद तला और आयशा के साथ खाया। लेवी और कैनस का तारुफ भी करार दिया गया था। मसूद तला ने सब के लिए बेहतरीन आराम का बंदोबस्त किया था और फिर रात को वो दोनों मुझे अगवा करके अपनी नशिस्तगाह में ले गए। तला कहने लगा, ये दोनों लड़कियां मेरी दिलचस्पी का मरकज बन गई हैं। क्या आप इनके बारे में कुछ बताना मुनासिब समझेंगे? क्यों नहीं, मगर सोच लो, अपनी दिलचस्पी का इजहार तुम आयशा की मौजूदगी में कर रहे हो। मैंने शरारत से कहा। मेरी बात का मफहूम समझती मसूद ने एक जोरदार कहका लगाया, फिर आयशा की तरफ देखते हुए बोला, तुमने देखा अली ने मेरी बात को क्या रुख दिया? वो मुस्कुरा कर रह गई थी। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ, मेरा मतलब सिर्फ आपकी नई दरियाफ्त से आगाही हासिल करना था, क्योंकि मुझे हर उस लड़की से हमदर्दी है जो आपके करीब हो। ओहो, मालूम होता है आयशा ने मेरे खिलाफ तुम्हारे बहुत कान भर दिए हैं, खास तौर पर लड़कियों के हवाले से। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम लेने की क्या जरूरत है, आपकी शहरत वैसे भी क्या कम है? आयशा ने चहकते हुए कहा। हाँ, खूबसूरत खवातीन के लिए आप बहुत बड़ा खतरा है अली, मसूद बोला। मुझे पता चला है कि आपके कुश्तगान की फहरिस्त बहुत तवील है। मुझे तफसीलात मालूम हो चुकी हैं, इसलिए मैं उन खवातीन के बारे में परेशान था और सोच रहा था कि उनकी मुलाकात किसी भी शक्ल में आपसे हुई हो, लेकिन तान वहीं टूटेगी। मैं हंसने लगा, ये मुफ्त की बदनामी मेरे सर तो है ही, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ मसूद। इस गुफ्तगू के दौरान नफीस किस्म की काफी का दौर चलता रहा। फिर हमने संजीदा गुफ्तगू शुरू कर दी और अब मैं आपकी इस अचानक वापसी के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। मसूद ने कहा, आप जिस मिशन पर गए थे उसमें किस हद तक कामयाब रहे? मसूद तला, खुशकिस्मती से तुम एक्वाइन में मौजूद हो, तुमसे मैं मुकम्मल बेतकल्फी के साथ गुफ्तगू कर सकता हूँ। पहले मेरे उस मिशन की पूरी तफसील सुन दो, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी जरूरतों से आगाह करूंगा, मैंने कहा। और फिर मैंने मसूद तला को उस मिशन पर रवाना होने के बाद से लेकर अब तक की रुदाद बेकमो का सुना दी। मसूद तला और साइका माइलर यानी आयशा के चेहरे पर सिनसिनी के आसार थे। यह उनके लिए एक दिलचस्प इंकिशाफ भी था। मसूद तला मुझसे उन रास्तों के बारे में मालूमात हासिल करने लगा जिनसे हम गुजरे थे। मैं जिस हद तक उसके बारे में उसे बता सकता था बताता रहा। अस्टीफन ब्रैकोटा के बारे में जो इंकिशाफ आपने किया है वो इंतहाई खौफनाक है अली, मसूद ने कहा। अगर अफ्रीका के वैशी कबाइल लाइन ऑफ क्रोदल की तबाही को अपना मिशन बना लें तो आप गौर कीजिए कि हमारे लिए किस कदर खौफनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी। हम किसी भी तौर उन अफ्रीकी कबाइल को नुकसान पहुंचाने के मजाल नहीं। लाइन ऑफ क्रोदल के यहाँ क्याम के लिए हमें कई हुकूमतों से NOC लेने पड़े हैं और मुआहदे करने पड़े हैं। उन मुआहदों में ये बात भी शामिल है कि अफ्रीका की अंदरूनी आबादी को हमारे हाथों कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और हम अभी तक उन मुआहदों पर सख्ती से अमल दरामद करते आए हैं। अगर उन कबाइल ने हम पर हमला किया तो फिर लाइन ऑफ क्रोदल का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। मैं समझता हूँ कि इसराइल और अरबों को कुव्वत हासिल करने से रोकने वालों की जमातों ने ये सबसे खौफनाक मंसूबा तरतीब दिया है। अगर ऐसा हो गया और फर्ज कीजिए हमने उन कबाइल से जंग करके उन्हें पिसपाक कर दिया तो हमारा मुआहदा खत्म हो जाएगा और उसके बाद लाइन ऑफ क्रोदल का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। हम किसी भी कीमत पर उन फैक्ट्रियों को यहाँ बरकरार नहीं रख सकते। फिर मुझे सूरत हाल की संगीनी का पूरा एहसास है मसूद तला, और इसलिए मैंने फौरी तौर पर वापसी मुनासिब समझी। अगर मैं चाहता तो बोनिका पहुंचकर खुद भी उस सिलसिले में कुछ काम कर सकता था, लेकिन मैंने एक लम्हा ज़ाया नहीं किया और ये बात अब हमारी सतह से बहुत ऊंची चली गई है। चुनाचे तुमसे मैं इस सिलसिले में दरख्वास्त करता हूँ कि फौरी तौर पर यह पूरी तफसील जिम्मेदार अरकान तक पहुँचा दो और मेरे लिए अहकामात हासिल करो। बिल्कुल फिक्र ना करें आप, मैं फौरन ही एक्वाइन से रवाना हो जाता हूँ और तेराडू पहुंचकर इस सिलसिले में कार्रवाई करता हूँ। उस वक्त तक आप यहाँ आराम और सुकून से रहें। मैंने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिला दी। मसूद तला का मिल जाना मेरे लिए वाकई एक नया फाल था और उसकी वजह से मेरी जिम्मेदारियां कम हो गई थी। उसने मेहमानों की देखभाल की जिम्मेदारी आयशा के सुपुर्द कर दी, जो खुद तेराडो रवाना होने की तैयारियों में मसरूफ हो गया। इस सिलसिले में उसने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं अपनी रिपोर्ट तहरीर कर दूं ताकि उसे हुकाम के सामने पेश किया जा सके। मैंने तफसीली रिपोर्ट मसूद तला के मशवरों की रोशनी में तहरीर कर दी थी और फिर दूसरी शाम मसूद तला एक्वाइन से रवाना हो गया। मसूद तला की हुसैन रिहायशगाह ऐसे पुरफिजा मुकाम पर वाक़ थी कि वहाँ से कहीं और जाने को जी नहीं चाहता था। मैकनो ने उसी शाम मुझसे कहा, चीफ, एक्वाइन मेरा मुस्तकिल ठिकाना रहा है, यहाँ मेरे बहुत से दोस्त रहते हैं। अगर मेरे लिए कोई ख़ास जिम्मेदारी ना हो तो इन छुट्टी के दिनों में मुझे इजाज़त दे दे कि मैं उनके साथ वक्त गुजारूं, लेकिन अगर कोई काम मेरे सुपुर्द करना चाहें तो मैं अपनी ये दरख्वास्त फ़ौरन वापस ले लूँगा। बस मोहतात रहने की हिदायत करता हूँ मैकनो, दिन में एक बार मुझे अपनी खैरियत की रिपोर्ट देते रहो। बहुत बेहतर चीफ, शुक्रिया।
मैं भी बहुत मोहतात रहूंगा चीफ, तुम तो मेरे बारे में जानते हो कि मैं आम जिंदगी में कितना मोहतात हूँ, बुढ़ ने मस्करेपन से कहा। तुम कहाँ जाना चाहते हो? तुम्हारे कौन से दोस्त हैं एक्वाइन में? ओह चीफ, मैं बाईं हाथ से दोस्त बना लिया करता हूँ। मेरी इन सलाहियतों को तुमने कभी आजमाने की कोशिश की ही नहीं। कभी बुढ़ को आजमा कर देखो। बस बस रहने दो, मुझे तुम्हारी ज़ाहिरी और बातनी तमाम सलाहियतों का खूब इल्म है। तुम शरारत से कभी बाज नहीं आते। शरारती का नाम तो जिंदगी है चीफ, बुढ़ ने कहकार लगाते हुए कहा। जिंदगी की ये तारीफ गालबन तुमने खुद मुकर्रर की है। मैंने कहा, क्या आप इससे मुत्तफिक नहीं? इस हद तक जरूर हूँ कि ये तुम्हारी जिंदगी पर ही चिस्पा रहे। मेरी इस बात पर प्रोफेसर जोनाथन और मैकनो हंस पड़े। फिर मैकनो ने मुझसे कहा, तो चीफ फिर इजाजत है? मैंने बूढ़ की तरफ देखते हुए कहा, मुझे यकीन है बूढ़ कि तुम मेरी जिम्मेदारियों को हर हालत में महसूस करोगे। बूढ़ की साबका रिपोर्ट खराब नहीं है चीफ। हाँ ये तो है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उन दोनों के जाने के बाद मैंने हंसते हुए प्रोफेसर जोनाथन को देखा तो वो ठंडी सांस भरकर बोले, मेरी साबका रिपोर्ट भी तुम्हारे इल्म में है चीफ। मुझे बस इसी इबारत का कोई गोशा दे दो जहां मैं अपने तकरीबी कामों में मसरूफ रहूं। तफरीह के लिए कुर्बो जवार कुदरती मनाजर से भरे पड़े हैं, मेरे लिए इतना ही काफी है। प्रोफेसर जोनाथन ने इस अंदाज में कहा कि मेरे हल्क से बेइख्तियार क्या का निकल गया। मैंने कहा, नहीं प्रोफेसर, मैं दिल से आपकी इज्जत करता हूँ। बेहतर है कि आपका साथ रहे। इसी दौरान हम लोग आइंदा के लिए कोई लाए अमल भी मुरतब करते रहेंगे। मैं हाजिर हूँ, प्रोफेसर जोनाथन ने जवाब दिया। बूढ़ और मैकनो चले गए। प्रोफेसर जोनाथन भी अपने कमरे में चले गए और मैं उनसे रुखसत होकर आयशा के पास पहुंच गया। वो इमारत के खूबसूरत बालाई बरामदे में बैठी ग्रीन फॉल देख रही थी। मेरी आहट महसूस करके आयशा ने रुख बदला और मुस्कुरा दी। आइए आइए। मैंने आपको मसरूफ देखकर खलल अंदाजी मुनासिब नहीं समझी और यहाँ चली आई। वो बोली, कैसी हो आयशा? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अपना नया नाम सुनकर खुशी होती है। यूं लगता है जैसे मुझे कोई एजाज दे रहा है। नया मदहब कबूल करके मुतमईन हो? मैंने सवाल किया। खुदा की कसम बहुत खुश हूँ, बहुत मुतमईन हूँ, बहुत हल्की बात है। मसूद ने मुझे बेशुमार इस्लामी किताबें मुहैया कर दी हैं, मैं अरबी जबान भी सीख रही हूँ। एक बात कहूँ? हाँ जरूर, मैंने जवाब दिया। इस्लाम रूहानी तमानियत बख्शता है। तुम्हारी जिंदगी पर भी मैं मसरूर हूँ आयशा। अली, आप एक तवील अरसे से अपनी जिंदगी को हंगामों की आगोश में शकोले ले रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि ये हंगामे बेमकसद हैं, लेकिन राह में आने वालों को नज़रअंदाज भी तो नहीं किया जा सकता। और वो जो दिलो जान से करीब होते हैं, तड़पते ही रहते हैं, तहजीब को खुद में शामिल क्यों नहीं कर लेते? एक लम्हे के लिए मेरे दिल में होक सी उठी और वो चेहरा याद आया जो मुझसे बहुत दूर अमेरिका में था और जिसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था कि किस हाल में है। मुझसे मुंसलिक होकर उसने क्या क्या दुख नहीं उठाए थे। अपने तौर पर हुसीन जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया था। आयशा मेरी सूरत देख रही थी। चंद लम्हे के बाद वो बोली, अगर आप इजाज़त दें अली तो मैं तहजीब को यहाँ बुला लूँ और जिस बंधन में तुम सब ने मुझे जकड़ दिया है उसी में तहजीब को भी जकड़ दूँ। जब तक यहाँ हो हमारे साथ रहना और जब वापस जाना चाहोगे तो हम तुम्हें खुदा हाफिज कह देंगे। अभी नहीं आयशा, अभी नहीं। तहजीब को अपने आप से मुंसलिक करके मैं अपने उन दोस्तों को भूलना नहीं चाहता जिनके लिए मैंने अपनी आधी जिंदगी खो दी है। मेरा मिशन मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। तहजीब को यकीनन मैं अपनी जिंदगी का दूसरा अहम तरीन मकसद करार देता हूँ, लेकिन दोनों में से किसी को किसी पर फोकियत नहीं दे सकता। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तहजीब के बारे में मुझसे ज्यादा और कौन जान सकता है? वो आपके मिशन में आपकी बेहतरीन शरीके कार होती है। आप दोनों मिलकर भी तो अपना काम जारी रख सकते हैं। कौन सी मुश्किल पेश आ जाएगी? मैं जानता हूँ कि कौन सी मुश्किल पेश आएगी। फलस्तीन आज़ाद हो जाएगा आयशा। बैरूत के कैंपों में बेखानुमा पड़े हुए लोग अपने अपने घरों में दाखिल हो जाएंगे। उनके मुसरत अमेज धुमकते चेहरे देखूंगा तो मेरे दिल में लाखों रोशनियां जगमगा उठेंगी। उस वक्त मैं सोचूंगा, रोशनी देने वालों को भी कम से कम एक दिया चाहिए अपने घर के लिए। फिर मेरे और तहजीब के दरमियान कोई फासला नहीं रहेगा। फिर मैं एक पल के लिए भी तहजीब से दूर नहीं रह सकूंगा। मैं कुछ जज्बाती हो गया था और मेरी निगाहें दूर कहीं देख रही थी। शायद तहजीब की उन्हें तलाश थी और आखिर मेरे तसव्वुर ने उसके चेहरे का इहाता कर ही लिया। वो मुस्कुराई, मगर उसी वक्त आयशा की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैं समझ रही हूँ अली, आपके जज्बात को समझ रही हूँ। मोहब्बत की एक हल्की हल्की आँच बड़ी दिलगुदाज होती है और आप इस लुत्फ से बैरूम नहीं होना चाहते जो दिलों के पिघलने से हासिल होता है। दुरुस्त कहा तुमने आयशा। अच्छा भाई ठीक है। अरे हाँ, तारीना हाडू के बारे में आपने कुछ नहीं पूछा। तुमने उस शानदार औरत का नाम लेकर मेरे ज़हन में उसका तस्वीर जगा दिया। क्या तुमसे उसका राब्ता कायम हुआ? बिल्कुल नहीं। वैसे दिल चाहता है अली उन सब से मिलने के लिए। मैं कोशिश करूंगी कि किसी तरह तारीना हाडू को यहाँ बुला लूँ।
अगर किसी तरह तुमसे उसकी मुलाकात पहले हो जाए तो उसे मेरी नई जिंदगी के बारे में कुछ नहीं बताना। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, मैंने कहा। आयशा से बहुत देर तक गुफ्तगू होती रही। रात के खाने पर प्रोफेसर जोनाथन भी मौजूद थे, उनसे भी बातें होती रहीं। प्रोफेसर जोनाथन ने मुझे बताया कि वो अपनी साइंसी इजादात का अलसरे नौन जायजा ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनमें से कोई और नुजरत पैदा हो सके। फिर हम सोने के लिए चले गए। दूसरे दिन मैकनो और बुड मुझसे मुलाकात करने आए। फिर उनके जाने के बाद मैं आयशा को साथ लेकर ग्रीन फॉल की जानिब चल पड़ा। उसे चलने में कोई दिक्कत नहीं होती थी और किसी भी तरह ये एहसास नहीं होता था कि वो अपाहज है। इत्तेफाक से वो भी इस वक्त यही सोच रही थी। मेरी तरफ देखते हुए उसने कहा, तुम्हें मेरी चाल में कोई खास फर्क महसूस होता है अली? कमाल है आयशा, तुम भी यही सोच रही थी जो मैं सोच रहा था। क्या तुम भी इसी बारे में सोच रहे थे? हाँ, तुमने वाकई कमाल किया है। कमाल मैंने नहीं किया, ये मसूद तला का कमाल है कि उसने अपनी मोहब्बत से मेरी माजूरी दूर कर दी। यकीन करो, अगर मैं थोड़ी सी मशक और कर लूँ तो दौड़ भी सकती हूँ। यकीनन तुम्हारी चाल में जरा भी बेएतमादी या लग्जश नहीं। मसूद ने मुझ पर बहुत मेहनत की है। ये एतमाद कायम करने के लिए उन्होंने कई घंटे मेरे साथ गुजारे हैं और मुझे चलना सिखाया है। मसूद बहुत अच्छा इंसान है, मैंने दिल से उसकी तारीफ की। थोड़ी देर तफरीह करने के बाद हम वापस आ गए। तकरीबन 7 दिन इसी तरह गुजर गए। 8वें दिन मसूद वापस आ गया। वो मुतमईन था और चेहरे पर सिनसिनी के आसार भी थे। फौरन ही मेरे साथ सर जोड़कर बैठ गया। तेराडू में तुम्हारी रिपोर्ट ने हलचल मचा दी है। तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि स्टीवन ब्रैकोटा ऐसी खौफनाक साजिश कर रहा है। ये बात तस्लीम कर ली गई कि अगर इस साजिश पर अमल दरामद हो जाता तो यकीनी तौर पर लाइन ऑफ क्रोजल की बका नामुमकिन हो जाएगी, क्योंकि अफ्रीकी आबादियों के तहफ़्फ़ुज़ कभी इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि अंदरूनी कबाइल को जानी नुकसान पहुँचे। लेकिन ये कबाइल अगर लाइन ऑफ क्रोजल पर हमलावर हो जाते हैं तो हमें सिर्फ नस्ला फैक्ट्रियों के दिफा के लिए ही नहीं, अपनी बका के लिए भी जंग करना पड़ेगी। चुनाचे सारा खेल खत्म हो जाएगा। मनहूस यहूदियों ने वाकई बड़ी होलनाक साजिश की है। बहरहाल मैंने तमाम सूरत हाल से जिम्मेदारान को आगाह कर दिया है और वो फौरन एक्शन में आ गए। मुख्तलिफ मुल्कों से रब्ता कायम किया गया। सरबराह ने ममलिकत सर जोड़ कर बैठ गए और उसके बाद तकरीबन 7 मुल्कों के सरबराह इस सिलसिले में मीटिंग करने के लिए तैयार हो गए हैं। उन ममालिक ने अपने खुसूसी महकमों के बेहतरीन दिमागों से रुजू किया है और तुम्हारी इतलात की रोशनी में उनसे मशवरे मांगे हैं। तय ये किया गया है अली यार खान कि तुम मेरे साथ तेराडू चलोगे और वहाँ एक खुफिया इजलास मुनक्कद किया जाएगा जिसमें 7 सरबराहान ममलिकत के खुसूसी नुमाइंदे भी शरीक होंगे। उस मीटिंग में यह तय किया जाएगा कि स्टीफन ब्रैकोटा से निमटने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, ये मुनासिब रहेगा, मैं मुत्तफिक हूँ, मैंने जवाब दिया। तो फिर हम कल ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे। हमारे लिए एक हेलीकॉप्टर आ जाएगा क्योंकि ज़मीनी सफ़र के खतरात ऐसे हालात में हम मोल नहीं ले सकते। मैं इसका इंतज़ाम करके आया हूँ। ठीक है, मेरे साथ सिर्फ मिस्टर जोनाथन जाएंगे। बुड और मैकनो को यहीं एक वाइन में रहने दिया जाएगा। बाद में हम उन्हें अपने प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे। बिल्कुल दुरुस्त, मसूद तला ने गर्दन हिलाकर कहा। मैंने इस सिलसिले में मिस्टर जोनाथन से भी गुफ्तगू की। उन्होंने मुझसे इत्तफाक करते हुए कहा, इस वक्त इसी की ज़रूरत थी। चंद बेहतरीन दिमाग मिलकर बैठेंगे तो यकीनन कोई उम्दा प्रोग्राम तैयार कर लेंगे। मैंने भी एक मंसूबा तैयार किया है, मुनासिब ख्याल करें तो उस पर भी निगाह डाल लें। अगर काबिल कबूल हो तो अपनी तजवीज़ के तौर पर उसे कॉन्फ्रेंस में पेश कर दिया जाएगा ताकि इस पर भी गुफ्तगू हो जाए। ठीक है मिस्टर जोनाथन, आप उस मंसूबे पर रात ही को मुझसे बात कर लें, फिर मुमकिन है हमें तफसीली गुफ्तगू का ज़्यादा मौका ना मिल सके। रात को जब मसूद तला अपनी आरामगाह में चला गया तो मैं और मिस्टर जोनाथन कमरे में बैठकर उस मंसूबे की तफसीलात पर गुफ्तगू करने लगे। मिस्टर जोनाथन ने स्टीफन ब्रैकोटा की सरकोबी के लिए जो मंसूबा तैयार किया था वो बिलाशुबा उनकी आला ज़हनी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत था। मुझे खुशी हुई कि मेरे रफीके कार बेहतरीन सलाहियतों के मालिक और मेरे मिशन से मुखलस थे। इस मंसूबे में जो खामियां थी मैंने उनकी निशानदेही करते हुए उसके बेहतर मुतबादल तजवीज़ पेश की जिन्हें प्रोफेसर ने खंदा पेशानी से कबूल किया। हमारी ये नशिस्त खासी तवील रही। हम हर पहलू से उस मंसूबे का जायजा लेते रहे और हर इम्कान पर बहस करते रहे। बिलाकर हम उसे एक आखिरी शक्ल देने में कामयाब हो गए। फिर यह तय हो गया कि मैं तेराडू में होने वाली मीटिंग में ये मंसूबा पेश करूंगा। दूसरी सुबह नाश्ते की मेज पर बुड और मैकनो भी मौजूद थे। मैंने उन दोनों की इतला दी कि हम एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए तेराडू जा रहे हैं। इसी दौरान उन्हें मजीद आराम और तफरी का मौका मिलेगा। फिर जिस वक्त भी उनकी ज़रूरत हुई उन्हें तलब कर लिया जाएगा। उसी दिन 11 बजे एक हेलीकॉप्टर ग्रीन फॉल के नज़दीक हमवार जगह पर उतर गया।
मसूद तला इस दौरान तैयारियां मुकम्मल कर चुका था। मेरे पास कोई खास सामान नहीं था, बस चंद जोड़े कपड़े एक अटैची केस में रख लिए थे। अलबत्ता प्रोफेसर जोनाथन का सामान काफी था, जिसे उन्होंने एक बड़े चिरमी सूट केस में पैक कर दिया। लिबास के 2 जोड़े एक ब्रीफ केस में रख लिए। इसके अलावा उन्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं थी। हेलीकॉप्टर में पायलट के अलावा एक और शख्स मौजूद था। हम भी उसी में सवार हो गए और फिर चंद लम्हे बाद हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद हो गया। उसका रुख टेराडू की जानिब था। हेलीकॉप्टर का यह सफर बगैर किसी काबिल जिक्र वाक़े के मुकम्मल हो गया। हम टेराडू पहुंच गए। यहाँ सिक्योरिटी के लोगों से निमटने के बाद हम एक रिहायशी इमारत की जानिब चल पड़े, जिसमें हमारे क्याम का बंदोबस्त किया गया था। मसूद तला को भी मेरे साथ ही क्याम करना था, चुनांचे हम तीनों ने एक ही कमरा मुंतखब किया। ज्यादा वुसअत और आसाइशों की जरूरत नहीं महसूस की गई थी। मसूद तला ने जरूरी लोगों से गुफ्तगू करने के बाद मुझसे कहा, कॉन्फ्रेंस के लिए तैयारियां हो रही हैं, अगर आप मुनासिब समझें तो एक बार इंतजामात का जायजा लें। मैंने आमादगी जाहिर कर दी और फिर प्रोफेसर जोनाथन को भी साथ ले लिया। एक कार हमें लेकर उस इमारत की जानिब चल पड़ी जो 7 सरबराहान ममलकत के नुमाइंदों की कॉन्फ्रेंस के लिए मुंतखब की गई थी। उस वसी व अरीज इमारत की दीवारें बुलंदो बाला और मजबूत थी। गेट पर मुसल्ला पहरेदार अलर्ट, इसके अलावा इमारत के चारों तरफ मुसल्ला मुहाफिज बिखरे हुए थे। इस तमाम कार्रवाई को देखते हुए हम इमारत में दाखिल हो गए। इमारत में ज्यादा कमरे वगैरह नहीं थे। बैरूनी बरामदा था और उसके दोनों सिमत कोई रायदारी नहीं छोड़ी गई थी। बहुत बुलंद छत वाला हाल था, जिसके ऊपरी हिस्से में एयर कंडीशनर लगे हुए थे। मेरे ख्याल में ये किसी खुफिया कॉन्फ्रेंस के लिए मौजूद तरीन जगह थी। हमारा तारुफ सिक्योरिटी के अफसरान से कराया गया। तमाम इंतजामात का जायजा लेने के बाद मैंने इत्मीनान का इजहार कर दिया। उसके बाद हम अपनी रिहाइशगाह पर लौट आए। दूसरे दिन लाइन ऑफ क्रूजल के वो तमाम खुसूसी एजेंट टेराडू पहुंच गए, जिनसे मेरा तारुफ था और जिनसे मेरा बारहा वास्ता पड़ चुका था, यानी अबू हातिम, गाजी नासर, फाखरा यकूबी और वो तमाम दूसरे अफराद जो यहाँ होने वाली कार्रवाइयों में पेश थे। अब हमें उन नुमाइंदगान का इंतजार था जो सरबराहान ममलिकत की तरफ से भेजे जा रहे थे। बिलाखिर ये इंतजार खत्म हुआ और नुमाइंदगान की आमद शुरू हो गई। सिक्योरिटी से मुतल्लिक अफराद सख्त निगरानी में उन्हें उनकी रिहाइश गाहों तक पहुंचाने लगे। सारा प्रोग्राम बड़ी उम्दगी से अंजाम पा रहा था। किसी मरहले पर भी कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। कॉन्फ्रेंस के दौरान हर मसले पर गर्मा गर्म बहसें हुई। तमाम सूरत हाल का ज़रे नो जायजा लिया गया। लाइन ऑफ क्रूजल के सिलसिले में मेरी खिदमात का खुसूसी तौर पर जिक्र किया गया और उन्हें सराहा गया। फिर मुख्तलिफ नुमाइंदों ने तजावीज़ पेश की और आखिर में मुझसे भी दरख्वास्त की गई कि इस सिलसिले में अगर कोई मौसर और काबिल अमल मंसूबा मेरे ज़हन में है तो पेश करूं। मैंने अपनी जगह खड़े होकर कहा, हमारे एक बेहतरीन साथी मिस्टर जोनाथन यहाँ मौजूद हैं। बेहतरीन सलाहियतों और आला दिमागी कुव्वतों के मालिक हैं। इनकी रफाकत से मुझे बड़ी तकवीत मिली है। इस वक्त मैं जो मंसूबा पेश करना चाहता हूँ वो प्रोफेसर जोनाथन ही ने तरतीब दिया है। मैंने प्रोफेसर की तरफ देखा। वो हैरानो परेशान मेरी तरफ देख रहे थे। शायद उन्हें यह तवक्को नहीं थी कि मैं इस तरह उनका तारुफ कराऊंगा और मंसूबा उनके नाम से पेश करूंगा। बहुत सी निगाहें प्रोफेसर की तरफ उठ गईं। अब वो अपनी नशिस्त पर पहलू बदल रहे थे।